चलो शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम लोग दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ेंगे, ठीक है।
सेतु तत्व, और देखो इसी के बीच में हम लोग सेतु तत्व, प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व, इसका भी अध्ययन करेंगे। ये हमारे दीर्घाकार आवर्त सारणी के बाद ही बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दीर्घाकार आवर्त सारणी के विषय में पढ़ते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी को रांग, वर्नर, बोहर और वरी तथा उनके सहयोगियों ने प्रस्तुत किया था। यह आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी का एक संशोधित रूप है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो प्रस्तुत की गई थी, मेंडलीफ की बात सुनते जाओ, मेरी बात आपस में बात ना करो। मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, उस आवर्त सारणी का संशोधन किसने किया था? मोजले ने। कब किया था? 1913 में। जब उन्होंने 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज की थी। परमाणु क्रमांक की खोज करने के बाद उन्होंने ये सिद्ध किया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं ये परमाणु भार के आवर्ती फलन नहीं होते हैं, बल्कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में एक विशेष संबंध होता है। उस संबंध को मूल आधार मानकर उन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, उसका नाम उन्होंने रखा था आधुनिक आवर्त सारणी। और उसी के बेस पर उन्होंने नियम दिया था आधुनिक आवर्त नियम, जिसमें यह बताया गया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसके पश्चात रांग, वर्नर और बोहर आए। इन्होंने अपने अपने प्रयोग किए आवर्त सारणी को लेकर। इसके बाद जब बोहर ने, सबसे पहले बोहर ने ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में बताया था। जब बोहर ने इलेक्ट्रॉनिक विषय में अपनी जानकारी दी तो ये पता चला कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं, वो सभी एलिमेंट परमाणु क्रमांक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी संबंधित होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होने के कारण बोहर ने उन तत्वों को अपनी पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में तो रखा, साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी सम्मिलित किया। तो वो आवर्त सारणी क्या, उसके विषय पढ़ते हैं। तो ये दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? रांग, वर्नर, बोहर और वरी तथा उनके सहयोगियों ने इस आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया था। इस आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। 7 आवर्तों को उन्होंने 18 वर्गों के साथ साथ सम्मिलित किया। ठीक बेटा, ध्यान देते हैं ना। तो ये हमारा पहला आवर्त रहेगा। क्या रहेगा? पहला, ये हमारा पहला आवर्त है और ये हमारा पहला वर्ग है। इसके साथ साथ हम लोग इधर चल रहे हैं। जिसमें से यस ब्लॉक के तत्वों को सबसे पहले स्थान दिया गया। जो मोजले ने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, उन्होंने तत्वों को एसपीडीएफ कोषों में वर्गीकृत नहीं किया था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को एसपीडीएफ कोषों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले उपकोष कौन सा था? यस उपकोष। यस उपकोष में हमारे जो आते हैं उसमें केवल 2 सम्मिलित हैं। पहला हमारा है फर्स्ट ए और दूसरा हमारा है ये सेकेंड ए। इसके बाद सबसे पीरियोडिक टेबल के पीछे की ओर हमारा पी ब्लॉक स्थित है। इसे हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक। ठीक है। और पी ब्लॉक को 6 वर्गों में बांटा गया है। तो ये हमारा कौन सा है? थर्ड ए है, ये फोर्थ ए,
5th ए, 6th ए, 7th ए और ये हमारा शून्य वर्ग है। अब आपको ये भी बता दें कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड शून्य वर्ग इन्हें क्यों कहते हैं। देखो, अमेरिकन पद्धति और इसके बाद यूरोपियन पद्धति और आईपीएसी पद्धति, 3 पद्धतियों के तहत इनमें लिखा जाता है। अगर हम लोग यूरोपियन पद्धति की बात करें तो यूरोपियन पद्धति में इसे फर्स्ट ए, सेकेंड ए और इस तरह से हम लोग थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6th बी, 7th बी और 8वें वर्ग को 3 में बांटते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 8वां वर्ग रहेगा, ठीक है। पूरा ये कौन सा है, 8वां। इस सबको 8वें वर्ग में ही हम लोग लिखेंगे। इसके बाद हमारा आता है फर्स्ट बी और ये हमारा क्या है, सेकेंड बी। समझ रहे हैं मेरी बात को, ध्यान देते जाना। तो ये हमारा एस ब्लॉक है और बीच में हमारा कौन सा है, डी ब्लॉक है और लास्ट में कौन सा हमारा है, पी ब्लॉक। जो ये हमारा फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए ये क्रम आया है और लास्ट में शून्य आया है, इस पद्धति को हम लोग बोलते हैं यूरोपियन पद्धति। यूरोपियन पद्धति के अंतर्गत आवर्त सारणी में फर्स्ट ए से लेकर लास्ट वाले यानी अक्रिय गैसों को शून्य वर्ग स्थान दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिकन पद्धति थी और उसमें और इसमें बदलाव इतना है कि अमेरिकन पद्धति में फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी ये चल रहा था। साथ ही साथ उन्होंने शून्य को 8वां वर्ग इस नाम दिया था, यानी 8A इसको बोलते हैं। ये हमारी पद्धति कौन सी है, अमेरिकन पद्धति। और शून्य वाली पद्धति कौन है, ये हमारी यूरोपियन पद्धति यानी यूरोप की पद्धति है और ये हमारी अमेरिका की पद्धति है, ठीक है। इसके बाद एक और पद्धति आई है लास्ट में, वो है IUPAC पद्धति। ये सबसे लास्ट में लागू हुई। इस पद्धति के अनुसार हम लोग इसको फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड में नहीं काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं हम लोग, इसको हम लोग 1 बोलते हैं, इसको 2 और ये 3, 4, 5 और इसको 6, 7 और ये हमारा 8, 9, 10 और ये 11, 12 और ये इसी क्रम में बढ़ता हुआ 13, 14, 15, 16, 17 और इसको क्या बोलते हैं 18। तो ये 1 से लेकर जो 18 तक गिनती दी गई है पद्धति कौन सी है, IUPAC पद्धति। ये सभी जितनी भी पद्धतियां हैं ये पद्धतियां किस पे लागू हो रही हैं, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है ये सारी की सारी पद्धतियां उसी पर लागू होती हैं। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उस समय इनमें से कोई पद्धति नहीं थी, इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये पद्धतियाँ लागू नहीं होती हैं। और उनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, केवल 63 तत्व ज्ञात थे। और मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, इससे पहले न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था, डबल ने अतिरिक्त संबंधी नियम दिया, ठीक है। और कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अपना मत प्रस्तुत किया, लेकिन वो सारे जितने भी मत प्रस्तुत किए थे उन्होंने वो कुछ तत्वों की ही विशेषता को बता सके, इसलिए वो सारे रूल्स लागू नहीं होते हैं। मेंडलीव के बाद फिर जब मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की तो उन्होंने अपनी उसकी आवर्त मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधन रूप प्रस्तुत किया। उसके बाद जो उसमें कमियां रह गई थी तो उसे इस आवर्त सारणी में यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी या इसे प्रवर्धित आवर्त सारणी या इसे बोहर की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। कितने नाम हैं इसके, कौन कौन से हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी और प्रवर्धित आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी और बोहर की आवर्त सारणी। बोहर की आवर्त सारणी से इसलिए बोलते हैं कि बोहर का इस आवर्त सारणी के बनने में बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खोज की और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की नींव रखी। उन्होंने ही बताया था कि किसी भी कक्षा में तत्वों की अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2n² के आधार पर ही तत्व कह सकते हैं। और आपको एक बार बता दें, जो बोहर थे, बोहर ने तत्वों को रखने के लिए केवल 4 क्लास ही उपलब्ध कराए थे, यानी K, L, M और N। बोहर के अनुसार अगर देखा जाए तो उनके लिए 4 ही क्लास थे, K, L, M, N। 4 कक्षाओं के बाद उन्होंने कक्षाओं को रिफ्लेक्शन नहीं किया था, जबकि K, L, M, N, O, P और Q 7 कक्षाएं हैं अब ज्ञात। अच्छा, 7 कक्षाओं का श्रेय किसको जाता है,
7 कक्षाओं के विषय में सबसे पहले बताया था श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर ने ही अपने जो क्लास में 7 कक्षाएं प्रस्तुत की थी, और उन्होंने जब क्वांटम संख्याओं की खोज की तब उन्होंने बताया कि 7 कक्षाएं उपलब्ध होती हैं। नहीं तो बोहर ने कितनी बताई थी? 4 कक्षाएं। कौन कौन सी? के, एल, एम, एन। और उन्होंने ये बताया था कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 हो सकती है और 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में नहीं भरे जा सकते हैं। अब इसी को आधार मानते हुए उन्होंने आवर्त सारणी में सबसे अधिक अगर किसी वर्ग में एलिमेंट रखे हुए हैं किसी भी आवर्त में, तो कितने हैं? वो 32 तत्वों की संख्या है। 32 किस में आता है? वो हमारा आता है, किस वर्ग में आएगा? हमारे एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक को मिलाकर के हमारे 32 तत्वों को स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए कि आवर्त सारणी में जो हमारा फर्स्ट ए, थर्ड ए, सेकेंड ए आता है, ये किसके आधार पर आता है? यूरोपियन पद्धति में हम लोग क्या लिखेंगे? 18वें वर्ग को 0 लिखेंगे। अमेरिकन पद्धति में 8 ही लिखेंगे। और आईपीएससी पद्धति में हम लोग क्या लिखेंगे? इसको 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 2 पद्धतियां एक साथ दी जाती हैं। किसी आईपीएससी में किसी टेबल में आपको यूरोपियन पद्धति मिलेगी और आईपीएससी पद्धति मिलेगी। यदि यूरोपियन पद्धति है तो लास्ट में यहाँ 0 लिखा होगा, और यदि अमेरिकन पद्धति है तो उसमें लास्ट में 8A लिखा होगा। अधिकांश पीरियोडिक टेबल में आपको 0 ही लिखा मिलेगा। इसके मतलब यूरोपियन पद्धति और आईपीएससी पद्धति को बेस मानकर पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें संशोधन क्या किया गया। जो हमारी ध्यान से सुनते हैं ना बेटा, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी और जो मोजेले ने प्रस्तुत की थी, दोनों में संशोधन हुआ था। लेकिन मोजेले की जो आवर्त सारणी थी, उन्होंने क्या किया था कि अपनी आवर्त सारणी को फर्स्ट ए, सेकेंड ए को अलग अलग ना रख करके फर्स्ट ए और सेकेंड ए के तत्वों को एक साथ स्थान दे दिया था। और इस आवर्त सारणी का यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही, क्योंकि जब एक साथ फर्स्ट ए और सेकेंड ए के तत्वों को रखा गया, 2 उपवर्गों के तत्वों को एक साथ रखा गया, तो उनमें जो परिवर्तन था उनके गुणों में वो अलग अलग नहीं कर सके। ठीक है, और यही उसमें असमानता बनी रही। उस असमानता को दूर करके जो ये आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई, इसमें फर्स्ट ए और या कह सकते हैं ए और बी उपवर्गों को तत्वों को अलग अलग स्थान दिया गया है। जैसे ये हमारा फर्स्ट ए में हमारा शुरुआत किससे होता है? हाइड्रोजन से। और शून्य वर्ग में क्या है? शून्य वर्ग में अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा हीलियम मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है हमारे पास? कितनी है? पहले आवर्त में तत्वों की संख्या हमारी कितनी होगी? 2 होगी। अब दूसरे अगर आवर्त में हम लोग आएंगे, ये हमारा दूसरा आवर्त है, तो दूसरे आवर्त में हम लोग लिथियम से शुरू करेंगे। ठीक है, और लिथियम के साथ साथ हमारा क्या होगा? बेरिलियम। ठीक है, इधर हमारा बोरान आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये पहला आवर्त है और ये दूसरा आवर्त है। अरे ये अतिरिक्त बना हुआ है, इसको आप ऐसे छोड़ दें। ठीक है, इसको पूरा एक मान लें। ठीक है, तो ये हमारा पहला आवर्त है और ये हमारा दूसरा आवर्त है। अब तीसरे आवर्त की बात करते हैं, तो तीसरे आवर्त के तत्वों में डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो तीसरे आवर्त से शुरू होते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो उनके लिए हम लोग ये वाला कॉलम तो बनाएंगे, लेकिन इस कॉलम में तत्वों को रखेंगे नहीं। इसीलिए आवर्त सारणी में जब आप जाएंगे तो ये आपके कॉलम रिक्त मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि इनमें तत्वों को नहीं रखा गया है। ठीक है, और ना रखने का कारण ये रहा, ठीक है, ना रखने का कारण ये रहा कि हमारे पास 2D क्लास नहीं होता है और ना ही 3D क्लास होता है। 3D क्लास होता है, 2D क्लास नहीं होता। 2D क्लास के अभाव में हम लोग उसको नहीं रख सकते हैं। 3D हमारे पास उपलब्ध है तो हम लोग 3D के लिए क्लास यहाँ बनाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए हो कि 2D क्लास हम लोगों के पास ना होने के कारण हम लोग यहाँ 2D के लिए नहीं बनाते हैं। 3D क्लास है इसलिए उसके लिए बनाएंगे। तो तीसरी कक्षा में हमारे तत्व कौन कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इसके साथ आर्गन।
अब हम लोग अपने पिछले टॉपिक पर पहुंचते हैं जहां हम लोगों ने इसे छोड़ा था। हमारा टॉपिक था कि सेतु तत्व या प्रारूपिक तत्व किन्हें कहते हैं। ठीक है, उसके लिए टेबल का आना जरूरी था, क्योंकि जब तक हम लोग ये जानते नहीं कि तीसरे आवर्त के तत्व क्या है, हम लोग नहीं कर पाते। अब होता क्या है कि अगर विकर्ण संबंध से शुरू करें तो विकर्ण संबंध का मतलब ये है कि आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त के तत्वों में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपने विकर्ण अवमुखी तत्वों से समानता रखते हैं। तत्वों की समानता को विकर्ण संबंध कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तहत देखें तो जैसे ये हमारा वर्ग बना हुआ है, वर्ग या आयत कुछ भी समझो इसे, तो ये इसका जो कॉर्नर है, तो इसके सामने जो एलिमेंट होगा ये इसका विकर्ण अवमुखी कहलाएगा। ठीक है, तो आवर्त सारणी में लिथियम का विकर्ण अवमुखी कौन है? मैग्नीशियम। अब इसके आगे हमारा एलिमेंट कौन मिल रहा है? एल्युमिनियम। तो ये किससे समानता रखेगा? एल्युमिनियम से। और ये किससे रखेगा? सिलिकॉन से। और ये इससे। तो ये आपस में तत्व विकर्ण अवमुखी समानता रखते हैं। तत्वों की समानता को ही विकर्ण संबंध कहते हैं, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों में आपस में समानता होती है, दोनों ही धातुएं हैं। ठीक है, ऐसे ही इन सभी में अपनी अपनी एक समानता है। इसके साथ साथ हम लोग सेतु तत्व या प्रारूपिक तत्व की बात करते हैं। तो आवर्त सारणी में जो हमारे तीसरे आवर्त के तत्व हैं, इसमें से कुछ तत्व, जैसे हम लोग बात करें सोडियम और मैग्नीशियम की, सोडियम और मैग्नीशियम जो हैं ये अपने दोनों उपवर्ग के तत्वों से समानता रखते हैं। पीछे वाले मेरी बात सुन रहे हो? आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के कुछ तत्व जैसे सोडियम और मैग्नीशियम अपने दोनों उपवर्गों के तत्वों से समानता रखते हैं। दोनों उपवर्ग मतलब फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। इसी प्रकार से मैग्नीशियम किससे रखता है? सेकेंड ए और सेकेंड बी। ऐसे तत्व जो अपने दोनों उपवर्गों के तत्वों से समानता रखते हैं, उन तत्वों को सेतु तत्व कहते हैं। क्या बताओगे? यानी आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त में स्थित वे सभी तत्व जो अपने दोनों उपवर्ग के तत्वों से समानता रखते हैं सेतु तत्व कहलाते हैं। अब इनको हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना कि सेतु तत्व बनेंगे कौन से। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन लिख लिया, हाइड्रोजन तो अपवाद है पीरियोडिक टेबल का, उसको तो नहीं रखना चाहिए। हाइड्रोजन क्या आता है? लिथियम, इसके बाद फिर सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, रूबियम, फ्रेंसियम और सीजियम, ये तत्व इसमें आते हैं। और ये हमारा कौन सा है? फर्स्ट ए उपवर्ग। क्या बोलोगे इसे? ठीक है, फर्स्ट ए उपवर्ग हमारा ये है और फर्स्ट बी हमारा उपवर्ग यहाँ मिलेगा इधर। तो फर्स्ट बी में हमारे कौन कौन से तत्व आते हैं? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तत्व आते हैं। तो इनको हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये हमारा कौन सा है? फर्स्ट वी उपवर्ग। तो जो सोडियम है ये फर्स्ट उपवर्ग और सेकेंड उपवर्ग के तत्वों को जोड़ने का कार्य करता है। ये इसको भी जोड़ रहा है और इसको भी जोड़ रहा है। तो दो किनारों को जोड़ने का काम जिस तरह से पुल करता है, पुल जिसे हम लोग ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये दो उपवर्गों को जोड़ने का काम करता है। अब ब्रिज को हम लोग सेतु बोलते हैं, इसीलिए सोडियम को क्या बोलते हैं? सेतु तत्व। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये दो उपवर्गों के तत्वों को आपस में जोड़ता है। इसका मतलब है सोडियम इन दोनों से सिमिलरिटी रखता है, इसलिए ये विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से हम लोग मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध देखेंगे। मैग्नीशियम जो है ये हमारा किस उपवर्ग का है? सेकेंड उपवर्ग का, सेकेंड ए उपवर्ग का तत्व है।
तो इस उपवर्ग के तत्व हुए। और दूसरी ओर हमारा सेकेंड बी के कौन से होंगे? सेकेंड बी में हम लोग लिखेंगे जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो यहाँ पर जो कार्य सोडियम कर रहा है दोनों उपवर्गों से समानता रख करके, वही कार्य यहाँ मैग्नीशियम कर रहा है। और मैग्नीशियम भी अपने दोनों उपवर्ग के तत्वों से समानता रखता है। इसलिए सोडियम और मैग्नीशियम दोनों क्या हैं? हमारे सेतु तत्व। और दोनों ही किस आवर्त के तत्व हैं? ये हमारे दोनों ही हमारे तीसरे आवर्त के तत्व हैं। किसके हैं? इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि तीसरे आवर्त के कुछ तत्व अपने दोनों उपवर्ग के तत्वों से समानता रखते हैं, और तत्वों की इस समानता को हम लोग क्या कहते हैं? सेत तत्व कहते हैं। और आपको ये भी समझ लीजिएगा कि तृतीय आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक तत्व या निरूपिक तत्व भी कहते हैं। याद रखोगे? क्या बताओगे? तृतीय आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक तत्व या निरूपिक तत्व कहते हैं। निरूपक क्यों कहते हैं? सुनिएगा। क्योंकि तीसरे आवर्त के तत्व अपने अपने वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि का मतलब अपने अपने वर्ग के लीडर समझो इन्हें। अगर इनका अध्ययन आपने कर लिया तो इनके वर्गों में उपस्थित इनके वर्ग में उपस्थित जो अन्य तत्व हैं उन सबके गुण इनसे मैच करते होंगे। ठीक है? तो ऐसे तत्व जो अपने वर्ग के सभी तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं उन तत्वों को प्रारूपिक तत्व अथवा निरूपिक तत्व कहते हैं। क्या बताओगे? और ये तत्व किस आवर्त के होते हैं? तीसरे आवर्त के। यानी तीसरे आवर्त के तत्व अपने अपने वर्गों में, या कह सकते हैं अपने अपने वर्ग में स्थित अन्य तत्वों से समानता रखते हैं, या अपने अपने वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए इन्हें प्रारूपिक अथवा निरूपिक तत्व कहते हैं। समझ गए इतनी बात? अब हम लोग बात करते हैं सामान्य तत्वों की। सामान्य तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल तत्व। समझते जाना। ऐसे सभी तत्व जो प्रारूपिक तत्वों से अधिक समानता रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सामान्य तत्व या सिद्ध तत्व। फिर एक बार सुन लो। आवर्त सारणी में स्थित ऐसे सभी तत्व जो सेतु तत्वों से अधिक समानता प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? सामान्य या नॉर्मल। इंग्लिश में बोलेंगे, बात एक ही है। ठीक है? फिर अगला आता है संक्रमण तत्व। क्या हैं? संक्रमण तत्वों के कई मत होते हैं। अगर इसके आधार पर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में स्थित, सुन लो बेटा, आवर्त सारणी में स्थित ऐसे तत्व जो सेतु तत्वों से, या कह सकते हैं प्रारूपिक तत्वों से समानता बहुत कम रखते हैं, ऐसे तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या बताओगे? ऐसे तत्व जो सेतु तत्व अथवा प्रारूपिक या निरूपिक तत्वों से समानता या नहीं रखते हैं तो क्या बोलते हैं उन्हें? संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है? तो संक्रमण तत्व, सेतु तत्व, प्रारूपिक एक ही बात है, और विकर्ण संबंध, इतनी बातें क्लियर हुई। अब अगर हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर बोलें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जिन तत्वों के बाह्य कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना बेटा, जिन तत्वों के बाह्य कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोश में प्रवेश करता है उन्हें क्या बोलेंगे? यस ब्लॉक के तत्व। क्या बोलेंगे? ध्यान देते रहे ना। और जिन तत्वों के बाह्य कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करेगा उसे क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक के तत्व। और जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश करेगा, बाह्य उपकोश से पहले उपकोश में डी उपकोश प्रवेश करेगा, क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक के। इसके बाद अगर एफ में प्रवेश कर रहा है तो क्या बोलेंगे? अब एक मैं सामान्य सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूँ, अब बताइए कि इसको हम लोग किस ब्लॉक में रखेंगे। जैसे
बिल्कुल छोटा सा हम बना रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कोई भी 7 का बना दिया, हालांकि नाइट्रोजन का है, तो हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p3। लास्ट में हमारा कितना आया, पी उपकोष, पी आ गया। तो सीधा सा मतलब ये है कि किस उपकोष का होगा, ये पी ब्लॉक का हो गया ये। तो किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप ये बता सकते हो कि ये हमारे किस आवर्त का है, और किस आवर्त का है इसके साथ साथ ये किस ब्लॉक का है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा संख्या कितना आया है, 2, तो ये 2 हमारा क्या है, आवर्त है, जिसे हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या बोलेंगे। तो ये आवर्तों की संख्या कितनी इसमें है, आवर्त की संख्या 2, उपकोष कौन सा है, पी, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस तरह से हम लोग उसको बता सकते हैं। दूसरा अगर हम बना रहे हैं, उसमें हम लोगों ने ये लिखा है 1s2 से शुरू कर रहे हैं, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो ये किस में होगा, किस में होगा, ये ध्यान देना किसका होगा, ये एलिमेंट अंतिम इलेक्ट्रॉन हम लोग किस में भरा, डी। जिस उपकोष में आप अंतिम इलेक्ट्रॉन भरोगे वो उसी ब्लॉक से समानता रखेगा, रखा वो चाहे यहाँ गया हो उससे मतलब नहीं पड़ता। जैसे कापर, कापर की अगर हम लोग बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं 3d5 और 4s1। लास्ट में हमारा किस में आता, इलेक्ट्रॉन तो हम लोग डी में भर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सिमिलरिटी किससे प्रदर्शित कर रहा है, एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक से समानता होने के कारण ही ये सेतु तत्वों के गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इसमें भी एस में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, तो जिस तत्व के बाह्य कोश में जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उसे हम लोग उसी ब्लॉक के अंतर्गत रखेंगे। समझ रहे हो, ये हमें किससे ज्ञात हुआ कि हमें कहाँ रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा किसने दिया है, बोहर ने। अब समझ में आया कि इसको बोहर की आवर्त सारणी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस आवर्त सारणी में जितने भी तत्व उपस्थित हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बेस मानते हुए रखे गए हैं। ठीक है, यानी यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उनके समानता है, समानता का मतलब सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम नहीं है। हम देखेंगे क्या, केवल बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे। जैसे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए पहले वर्ग के तत्वों का और उसके लास्ट का, ये सारे एलिमेंट हैं पहले वर्ग के। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा किस में आएगा, 1s1 में, क्योंकि हमारा पहली क्लास है। इसका किस में आएगा, 2s1 में, 3s1 4s1 और ये 5s1 और ये 6s1 और ये 7s1। सबके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सबके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही इसे और इन सभी तत्वों को एक साथ स्थान दिया गया। ठीक है, तो ये बेस हमारा क्या हो गया, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो किस बेस पे इन्हें रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ठीक है, इनका बेस क्या माना गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बेस मानते हुए इन्हें स्थान दिया गया। ठीक है, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी वो किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनिक। अब इनके तीनों के आवर्त नियम सुनिएगा। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। बताओ अच्छा क्या था, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद हमारा जब मोजेले ने परमाणु क्रमांक की खोज की तो उन्होंने बेस किसको माना, तो उन्होंने कौन सा आवर्त नियम दिया, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ
जो ये तीसरा नियम है ये उन्हीं से संबंधित है। इसमें हम लोग बताएंगे कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन। अच्छा, आवर्तिता जानते हो क्या होता है? बार बार हम लोग आवर्ती बोल रहे हैं। आवर्तिता या आवर्ती का मतलब ये होता है कि तत्वों को यदि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, चाहे आप आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, यानी इधर से इधर की ओर, या किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आए, वर्ग को हम लोग समूह बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18। उपवर्ग कितने हैं? 16। उपवर्गों की संख्या 16 मैंने क्यों बोली? क्योंकि जब हम लोग 8वें उपवर्ग में आते हैं तो उसको 3 भागों में बांटा गया, लेकिन तीनों को 8 लिखा गया। ठीक, फिर बाद ध्यान रखो, हमारा फर्स्ट ए है, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी, 8 में कितने हैं? 3। इसके बाद फर्स्ट बी और सेकेंड बी। इसके साथ साथ हमारा आता है थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए। अमेरिकन पद्धति में 8A। अगर अमेरिकन पद्धति नहीं लिख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? शून्य वर्ग। अब शून्य वर्ग भी अपने आप में विशेषता रखता है। शून्य संयोजी तत्व होने के कारण ही इन्हें शून्य वर्ग बोलते हैं। अब शून्य संयोजी क्यों है उसका भी एक बड़ा मतलब है। इन्हें शून्य संयोजी क्यों बोलते हैं? अगर इसको यहाँ लिख लें, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। इसका मतलब ये है कि इनके बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय होने के कारण ही इन्हें अक्रिय बोलते हैं। लेकिन इस वर्ग में भी अपवाद है। अपवाद ये है कि हीलियम जो है उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। हीलियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। शेष सबके बाह्य कोश में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आप बनाते जाओगे तो ऐसा आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो सबके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8। तो ये सभी तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। या कर सकते हैं ये सभी शून्य संयोजी होते हैं, या इनकी ऑक्सीडेशन नंबर शून्य होती है। जब आपकी संयोजकता शून्य होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप शून्य हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए शून्य संयोजी होने के कारण इन्हें शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं। अक्रिय गैसें इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। अब क्रिया क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, ठीक है। नोबेल गैसें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी खोज के लिए इनसे संबंधित वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, इसीलिए इनको नोबेल गैस बोलते हैं, ठीक है। और उत्कृष्ट गैसें, सुनो बेटा, उत्कृष्ट गैसें भी इन्हें बोलते हैं, ठीक है। और उत्कृष्ट धातुएं भी होती हैं, जैसे कापर, सिल्वर और गोल्ड जो है ये हमारी उत्कृष्ट धातुएं हैं। और इनको हम लोग सिक्का धातुएं भी बोलते हैं। उत्कृष्ट धातुओं को सिक्का धातुएं बोलते हैं। और उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय गैसें, नोबेल गैसें और शून्य वर्ग की गैसें बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? भूलोगे तो नहीं अभी दोबारा। चलिए आगे आते हैं। तो हम लोग बात किसकी कर रहे थे? बता पाएंगे किसकी बात कर रहे थे हम लोग? से तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, आप सभी हेडिंग डालिएगा सेतु तत्व। हेडिंग डालो सेतु तत्व, लिखिएगा। देखिए आवर्त सारणी में